बंद भी हो रहा है और इस काम को बहुत महत्वपूर्ण काम है जो दुनिया के देशों तक पहुंचेगा और न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों बल्कि देश के अलग अलग हिस्से भी जानेंगे, पहचानेंगे और इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो उनकी शहादत है उसको नमन करेंगे। हमारे साथ अतुल द्विवेदी जी हैं जो कि निदेशक हैं लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के। अतुल जी, पूरा यह प्रयास कितना महत्वपूर्ण है और क्या है? ये प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ऐसे अनछुए प्रसंग रह गए हैं, ऐसे नायक जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, हम लोग कुछ लोगों को जानते हैं, और जो स्थान हैं, जो घटनाएं हैं, उन सबको का संकलन का काम नहीं हुआ है। वाचिक परंपरा में बहुत सी कहानियाँ हर जिले में है, हर गांव में है। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उसका कोई हमारे पास अभी तक अभिलेख नहीं। हम इस अमृतकाल के समय में CCRT के साथ मिलकर के उन्हीं अभिलेखीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अनछुए जो प्रसंग हैं वो सामने आ सकें, जो नायक हैं जिनकी कहानियाँ नहीं सुनी गई हैं उनको सुनाया जा सके, और ये बात अपनी नई पीढ़ी को हम पहुँचा सकें। जब उनको पहुँचाएंगे तो इनके बारे में जानेंगे, उनके प्रति जो है गर्व का भाव होगा। इसलिए जो है हमने जो है ये प्रयास किया कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो दिल्ली का है और जो भारत सरकार की संस्कृत मंत्रालय की ही एक इकाई है, और जो है उत्तर प्रदेश में लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान जो है, हमने मिलकर प्रयास किया कि हम लोग करें, और आने वाले कल में हम उनके साथ एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि सारे प्रदेश में आज की जैसे ये कार्यशाला है, हमने कोशिश की प्रदेश के हर अंचल से लोग आए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें शिक्षक भी हैं, कलाकार भी हैं, और मिट्टी पे काम करने वाले, जैसे चिन्हट के कलाकार हैं, मिट्टी पे काम करते हैं, उनका इतिहास बहुत अलग तरह का होगा। जो इसमें आला गाने वाले जो महुआ के युवा जो कलाकार हैं वो आए हुए हैं, पाईडंडा वाले, इसमें प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सब लोग मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति एक का विषय नहीं है, किसी विभाग या मंत्रालय का विषय नहीं है, हम सब आप सबका विषय है, और इसलिए सब लोग इसमें जुड़ना चाहिए। जो है सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है, और कुछ स्तर तक हमें लगता है कि ये प्रयास असफल रहा जो है, और वो सब मिल करके जो आज जो मंथन करेंगे, इससे जो है जो परिणाम निकलेंगे जो है वो एक में सार्थक दिशा में जाएंगे। और हमने जैसा लक्ष्य रखा है CCRT ने 500 कहानियाँ जो है एक माह के अंदर तैयार करेंगे जनवरी तक। और ये जो अमृत महोत्सव.NIC.in ये वो वेबसाइट जो इस तरह की कहानियों के संकलन की जो रिपोजिटरी है उसकी उपलब्धता के लिए है। कोई भी इसको सर्च कर सकता है, न केवल देश में, दुनिया में पूरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों से परिचित होना है, उनके योगदान से परिचित होना है, उससे जुड़ सकेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जोड़ना चाहें। हमारे बीच जो है मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बात करें, इसके बारे में विशेष कुछ आप बताएं। बिल्कुल, दिवाकर जी ने न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि जो मानदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं जिस पर इन कहानियों का संकलन तमाम तरह के लोग जो मिलकर कर रहे हैं उन सबको आपने प्रशिक्षण भी दिया है। तो दिवाकर जी क्या बताना चाहेंगे कि ये मानदंड क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि कहानियों का देश है, कहानियाँ माएँ सुनाती हैं, दादियाँ सुनाती हैं, नानियाँ सुनाती हैं, कई कहानियाँ वो गढ़ती भी जाती हैं, कई कहानियाँ जो वास्तविक होती हैं उनके रूप बदल जाते हैं। तो क्यों, क्या मानदंड बताएं? जैसे कि सबको विदित है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सबको पता है कि हम 75 वर्षीय वर्षगांठ मना रहे हैं, और साथ ही साथ ये अमृतकाल का शुभारंभ हो चुका है। तो इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी विजन था, और साथ ही साथ जो इस विजन के साथ आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव के साथ एक DDR प्रोजेक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, उसमें CCRT को योगदान देने का मौका मिला, और आज यही उद्देश्य को लेके हम लोग पहुँचे हैं लखनऊ। और इसमें जितने भी विद्वान हमें मिले आपके संग, और जितने भी हमारे लोग एवं जनजातीय कला और संस्कृति संस्थान के साथ हमने एक MOU भी साइन किया है, और जिसके तहत जितने भी विद्वान हैं हम कोशिश कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो दिग्गज थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे या पटेल जी थे,
उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हर एक बिल्कुल करोड़ों ऐसे जनताएं थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और स्वतंत्रता संग्राम एक आदमी का लेखा जोखा नहीं हो सकता, उसमें सब लोगों ने भाग लिया। और हमें आज उन सारे जितने भी बलिदान देने वाले शहीद थे या जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर किया है, उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। आज ये समय है कि आज वो जनरेशन हम लोग उस समय पे, उस समय सीमा पे उपस्थित है कि उन सारे अनकही घटनाएं, अनकही जो अनसंग हीरोज या हीरोइंस थे, ट्रेडिशन या आर्ट फॉर्म्स थे या इवेंट्स थे, हिडन ट्रेजर्स, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो, चाहे वो मैन मेड फोर्ट्स हो, म्यूजियम्स हो, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके विश्व पट पे लेके आने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो साइट है उसमें इन्होंने बनाया गया है, उसमें DDR प्रोजेक्ट का कॉलम भी है जिसमें ये स्टोरीज अपलोड होनी है। ये बहुत ही बेहतरीन मुहिम है और मुझे लगता है इससे ज़्यादा हॉलिस्टिक कोई मुहिम नहीं हो सकता, क्योंकि आज देशवासियों के पास वो ताकत है, वो कलाएँ हैं जो किसी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था जिन्होंने, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके जो स्टोरीज है उस ऑथेंटिक एविडेंस के साथ हमें समाज में लेके आना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश जिस पर आपको स्टोरीज भेजना है, वर्ड फॉर्मेट में स्टोरीज भेजना है सबसे पहले, क्योंकि मैं जहाँ से स्टोरीज रिसीव कर रहा हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने खुद में 10 स्टोरीज अभी तक सबमिट किया है। जो मुझे प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारे लेखक PDF फॉर्मेट में भेजते हैं। वो उनको लगता है कि PDF फॉर्मेट में भेजना ज़्यादा उचित है, जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में स्टोरीज एक्सेप्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेट में आपको ऊपर सबसे पहले टॉप पर आपको नेम ऑफ स्टेट लिखना है, लेफ्ट में। मैं आपको वो फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा, अभी मेरा लैपटॉप ज़रा कर रहे हैं। नेम ऑफ स्टेट मेंशन करना है। अगर राजस्थान की स्टोरी है तो राजस्थान लिखना है, जहाँ की स्टोरी है वहाँ का लिखना है। आप अगर लखनऊ में रहते हैं और स्टोरी आप बरेली की लिख रहे हैं तो आपको लखनऊ नहीं लिखना है, जहाँ की स्टोरी है वही लिखना है। डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की स्टोरी है वो लिखना है, स्टेट में जहाँ की स्टोरी है उस स्टेट का नाम लिखना है। आपको स्टोरी का एक टाइटल देना अच्छा सा। आप लोग सब मीडिया प्रोफेशनल्स हैं और स्टोरी को टाइटल देना जानते हैं, किस तरीके की स्टोरी को क्या टाइटल दिया जाता है वो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। जो भी टॉपिक है उसको एक अच्छा सा टाइटल दीजिए। टाइटल को थोड़ा बोल्ड करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप उसका 2-3 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। फिर आप इमेज मेंशन कीजिए। इमेज इंसर्ट करना है आपको। इमेज अगर नहीं है किसी कारण से, जनरली इमेज मिल जाता है, कॉपीराइटेड इमेज नहीं लेना है, गूगल से इमेज नहीं डाउनलोड करना है। आप अगर फिजिकली जा रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से, या आपने खुद वो स्टोरी को एक्सप्लोर किया है, तो आप उस स्टोरी के साथ खुद की इमेज भी डाल सकते हैं। वो एक प्रॉपर सोर्स माना जाएगा। अगर आपके पास आपने किसी मोन्यूमेंट को कवर किया या किसी फ्रीडम फाइटर की फैमिली को कवर किया, जैसे आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं अगर आपकी स्टोरी कवर करने आ रहा हूँ आपके नाना जी की, तो मैं आपके नाना जी के साथ के चित्र ले सकता हूँ या मैं आपके साथ बात करते हुए अपनी फोटो भी ले सकता हूँ। वो भी एक वैलिड सोर्स है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है कि मैं इनकी फैमिली से मिला था। और आपके पास आपके नाना जी का प्रूफ होना चाहिए कि वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनके क्या प्रूफ है आपके पास? सर्टिफिकेट्स है ना, वेरी गुड। तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट होना किसी का भी वो लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो हम उसको एज प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं। आपको स्टोरी मेंशन करना है, इमेज डालना है पहले। इमेज अगर किसी स्टोरी की बाय द वे नहीं है बाई चांस आपके पास, तो उसका स्केच बनवा लीजिए, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। स्केच के बाद आपको कंटेंट लिखना है, स्टोरी लिखना है। आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि यहाँ पर पैदा हुए, इस फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इतने इस ईयर में जेल गए या इतने टाइम में उन्होंने ये फाइट किया था और उसके बाद इस ईयर में उनका डेथ हो गया। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है। बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास आ रही है, वो सिर्फ ईयर वाइज देखकर भेज देते हैं कि 1920 में बर्थ हुआ उनका, 1937 में उन्होंने यहाँ से एजुकेशन लिया, 1940 में उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया
और 1945 में उनको फांसी दे दी, वो नहीं चलेगा। एक उनका स्टोरी डिजाइन करना है। हम लोग राइटर है, आप लोग राइटर्स है, प्रोफेसर है, आप लोग स्टोरी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। कुछ कमी रह गई अगर, वो हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, वो लोग करते हैं और सुपरवाइज हमारे डायरेक्टर सर भी करते हैं, माननीय श्री ऋषि वशिष्ठ जी, दिवाकर सर जी हैं, दिवाकर सर जी देखते हैं, डॉक्टर राहुल कुमार जी हैं हमारे वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं, और अब तो अतुल सर जी का भी सानिध्य हमको साथ में मिला है। तो अतुल सर के साथ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को लेकर, स्टोरी कैसा स्टोरी बना है, स्टोरी में प्रॉपर कंटेंट आया या नहीं आया, क्योंकि ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस स्टेट की स्टोरी को तो ये भली भांति से परख सकते हैं। फिर हमारी टीम में नम्रता कोहली जी हैं, जो अगर कोई भी ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कंटेंट को लेकर। लास्ट में आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको विकिपीडिया, गूगल या ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करना है, आपको प्रॉपर सोर्स बताना है कहाँ पर वो स्टोरी अगर पब्लिश हुआ है किसी मीडिया में, मैगजीन में, वो आप ले सकते हैं, उसको एज सोर्स माना जाएगा। ताम्रपत्र मिला है किसी को, कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आई हैं, ऐसी स्टोरीज आई हैं कि देखकर हम लोग हैरान रह जाते हैं। अभी हमारे एक महाराष्ट्र के राइटर हैं जो कि CCRT से कई सालों से जुड़े हुए हैं, DRP हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, उन्होंने अभी तक 55 स्टोरीज भेज चुके हैं। तो हमारे माननीय निदेशक महोदय ने उनके ऊपर एक प्रॉपर एपिसोड प्लान किया। वो एपिसोड अगर जो लोग पहले आगे थे शुरू में, तो मैं एक एपिसोड प्ले करके देख भी रहा था फेसबुक पे, तो ऋषि सर ने वो एंकर किया एपिसोड और उनको लिंक किया। उन्होंने 55 स्टोरी अब तक सबमिट कर चुके हैं, 55 स्टोरीज, और महाराष्ट्र स्टेट से हमारे पास सबसे ज्यादा स्टोरीज आ चुके हैं। अब तक 119 स्टोरी आ चुका है। ये 2 दिन पहले का डाटा है, उसके बाद मैं ट्रैवलिंग में था तो अभी अपडेट नहीं कर पाया। तो आप मानिए 125 स्टोरी महाराष्ट्र से, सिर्फ महाराष्ट्र से मेरे हाथ में है। उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, मुश्किल से 3 या 4 स्टोरी होगा या 10 होगा मैक्सिमम। यूपी से बहुत कम स्टोरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद है, सॉरी अब हो जाएगा सर। हाँ, यही इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं, यही विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। माननीय अतुल सर ने भी इतनी ज्यादा आशाएं बंधा दी हमको कि हाँ, आपको इस स्टेट से कोई स्टोरी ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो कि आपको ना मिले। तो उन आशाओं के साथ मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज भेजने आपको पीपल एंड पर्सनैलिटीज पे, आपको आर्ट फॉर्म पे, आपको हिडन ट्रेजर पे भेजना है, आपको लिविंग ट्रेडिशन पे भेजना है, आपको मोमेंट्स पे भेजना है। कोई भी मोमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया था क्विट इंडिया मोमेंट, मैं ये लैपटॉप अगर कनेक्ट हो जाता तो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा देता कि किस किस टाइप की स्टोरीज अभी तक हम लोगों ने रिसीव की है, या स्टोरीज रिसीव करने के बाद हम लोग क्या क्या काम करते हैं उसके ऊपर। आप और स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप भी आपको मैं बता देता हूँ। सपोज आपने कोई भी टॉपिक डिसाइड किया कि आपको उस टॉपिक पे स्टोरी लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी किसी के दिमाग में अगर वो नाम आ रहा है तो आप कोई भी नाम मुझे सजेस्ट कीजिए। कोई भी इंसान कोई भी स्टोरी लिखना चाह रहा है, आप अपने नाना जी का नाम बता दीजिए मैडम। आपके नाना जी का नाम? डॉक्टर केडी जोशी। डॉक्टर केडी जोशी पे सपोज इन्होंने स्टोरी लिखने का प्लान किया, तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि उस स्टोरी की डुप्लीकेसी को चेक करना। क्या डॉक्टर जोशी की स्टोरी, डॉक्टर केडी जोशी जी की स्टोरी पहले ऑलरेडी अमृत महोत्सव के साइट पर, DDR के पोर्टल पर पहले तो अपलोड नहीं हो गई है, जो कि मेरे साथ हो चुका है, मैंने पहले बताया। मैं 10 स्टोरी सबमिट कर चुका हूँ, उसमें से 3 स्टोरी मेरी पहले से अपलोडेड है। तो वो गलती मेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी डुप्लीकेसी चेक नहीं की होगी अच्छे से। मैं इतना मेहनत करके स्टोरी लिखा, मैंने रिसर्च भी किया उनके बारे में, पूरा कई बुक्स में पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करता हूँ। लेकिन हम लोग स्टोरी कहीं की भी दे सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आप आसाम की लिखिए, आप सिक्किम की लिखिए स्टोरी, आप आंध्रा की स्टोरी भेजिए, आप कहीं की भी स्टोरी लिख सकते हैं। तो हमको रिसर्च करने की जरूरत है या फिजिकली वहाँ पर जाने की जरूरत है। तो मेरे से गलती हुई, मैंने डुप्लीकेसी चेक नहीं की, या डुप्लीकेसी चेक की तो मैं चूक गया। मैं प्रॉपर उस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर पाया कि ये पहले अपलोडेड है या नहीं, या मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँगा, वो स्टोरी पहले अपलोडेड नहीं थी
लेकिन मेरे लिखते लिखते जब मैं लिख रहा था उस स्टोरी को, जब तक मैं ऑफिस में भेज रहा था दिवाकर सर के टेबल पे, तब तक जो बाकी 7, 8, 9 संस्थाएं लगी हुई हैं, उनमें से किसी लेखक ने वहां पर पुश कर दिया स्टोरी को और वो अपलोड हो गई। मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरा प्रयास वेस्ट हुआ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस दौरान मुझे उस जर्नी में जो कुछ सीखने को मिला, जो उस जर्नी में मुझे उदा देवी जी के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में, उनके हस्बैंड अपना उदा देवी जी के हस्बैंड मक्का पासी के बारे में जो जानने समझने का मौका मिला, वो मेरे लिए 2000 रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है। बात पैसे की नहीं है, ऑन रेन्यूम तो मिलेगा अगर जो स्टोरी अपलोड होगी। तो पहला स्टेप आपका है स्टोरी की डुप्लीकेसी को चेक करना। डुप्लीकेट टाइटल से आप स्टोरी डालना चाह रहे हैं, आपको गूगल पे चेक करना है डॉक्टर के.डी. जोशी। आपको बहुत सारे वेब पेजेस ओपन होंगे जिसमें से आपको डॉक्टर के.डी. जोशी कई टाइप के मिलेंगे। कोई स्कॉलर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस है कि आपको वो फ्रीडम फाइटर पे फोकस करना है। हाँ, वो फ्रीडम फाइटर है डॉक्टर जोशी के नहीं है, हो सकता है आपको वहां पर डॉक्टर जोशी का नाम कहीं ना मिले। फ्रीडम फाइटर डॉक्टर जोशी की बात मैं कर रहा हूँ। कोई साइंटिस्ट हो गए डॉक्टर के.डी. जोशी, उनसे हमारा फिलहाल कोई उतना कंसर्न नहीं। डॉक्टर के.डी. जोशी का जब नाम आपको वहां पर नहीं है, तो सेकंड स्टेप आपका बनता है, आपको DDR पोर्टल पे जाना है, amritmahotsav.nic.in, उस साइट पे आपको जाना है, जो कि पहले दिवाकर सर ने प्रेजेंट भी किया था। मेरा स्टोरी जब मैंने सर्च किया नहीं मिला मुझे गूगल पे अगर मिल जाता है गूगल पे मिल रहा, हाँ। और आपके यहाँ स्टोरी अपलोड नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब आप उस पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब तक आप सेफ जोन में है जब तक वहां पर हमारे यहाँ पर अपलोड नहीं हुई। अगर हमारे यहाँ अपलोड हो गई है उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये एक डाटा फॉर्मेट है जो मैं आपको वर्बली पहले एक्सप्लेन कर रहा था। इस फॉर्मेट में ही आपको भेजना है। ये वर्ड फॉर्मेट है, आपको PDF फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में स्टोरी नहीं भेजना है। पहले सॉरी किसी भी इंसिडेंट का स्टोरी होगा। अगर आपने कोई घटना हो गई, मान लीजिए आप क्विट इंडिया मूवमेंट पे स्टोरी कवर कर रहे हैं, तो क्विट एग्जाम्पल मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको कंपल्सरी। फिर आपको पीपल एंड पर्सनैलिटीज, जो दिवाकर सर आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रोजेक्ट के बारे में। पीपल और पर्सनैलिटीज में आप अगर चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी इवेंट एंड हैपनिंग्स में अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो इवेंट एंड हैपनिंग्स को टिक करना है, बाकी चीजें आप डिलीट कर सकते हैं। लिविंग ट्रेडिशंस एंड आर्ट फॉर्म्स में अगर आप चूज करते हैं तो वहां टिक करना है, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। हिडन ट्रेजर्स सेम वैसे ही करना है। बिल्ट हेरिटेज में जाते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे फोटोग्राफ का ऑप्शन दिया है, आपको फोटोग्राफ लगाना है। जो इमेज आप चूज कर रहे हैं, जो आपने इमेज लाइव अगर आपने स्टिल लिया है, जाके इंटरव्यू किया किसी का या किसी के घर पे जाकर किया, वो कैसी स्टोरीज आई है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इमेज के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट लिखना है। कंटेंट की वर्ड लिमिट मिनिमम आपको 150 वर्ड्स में देना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने शब्दों की मर्यादा, शब्दों की जो काउंटिंग है वो एज सच उसमें हम लोग हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप 150 की जगह 140 भी देंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक मेरा मानना यह है कि 200-250 शब्द मिनिमम होने चाहिए एक अच्छी कहानी कहने के लिए। आप अच्छे इंप्रेसिव ढंग से कहानी कहेंगे तभी आने वाली जनरेशन उससे इंप्रेस हो पाएगी। नेगेटिव बातें नहीं लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करिए कि कहानी को अच्छे कहानी के तरीके से कहिए। 150, 200, 250, 300, 400, 500, 550 शब्द तक आप जा सकते हैं। बहुत लंबा स्टोरी नहीं लिखना है, ऐसा भी नहीं लिखना है कि हम लोग पढ़ ही ना पाए। 1000 शब्द का भी स्टोरी आया मेरे पास, 1500 वर्ड्स का भी आया, उसको फिर हमको एडिट करने में तकलीफ होता है। आप खुद ही आप राइटर हैं, आपसे इतना हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि आप अच्छा स्टोरी लिखेंगे और अच्छा स्टोरी भेजेंगे। लास्ट में एक आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने कहां से स्टोरी लिया वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर लिखा है, कोई बात नहीं, आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। एड्रेस नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
विदाउट फेयर देना है। किसी भी डिस्क्रिपेंसी के चक्कर में अगर हमको आपको कांटेक्ट करना हो या कोई भी चीज आपने जल्दबाजी में छोड़ दिया है और हमको लग रहा है यार ये स्टोरी मिस नहीं होना चाहिए, हमको अर्जेंसी में आपको कांटेक्ट करना है, तो आपका मोबाइल नंबर और कांटेक्ट डिटेल होना जरूरी है, ईमेल आईडी। फिर आप लोग यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं। डिस्क्लेमर में आपको मेंशन करना है कि अगर कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसके लिए सोनली मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। CCRT या FTACS उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अभी तक कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई बात नहीं समझ है? इसमें मुझे एक चीज पूछना था, जी। जो ऑडियो विजुअल कंटेंट है हाँ। वो क्या गूगल ड्राइव से लिंक करके शेयर करेंगे या डायरेक्टली वो वीडियो मेल पे प्राप्त? जी, गूगल ड्राइव से लिंक करके शेयर करें। तो ये एक ध्यान देने का विषय है, जो भी ऑडियो विजुअल कंटेंट अगर आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि आपके जो ईमेल आईडी होंगे गूगल में, जीमेल में या याहू में जैसे भी होंगे, उसको आप अपने गूगल ड्राइव में शेयर करें, उसके बाद वो लिंक जनरेट करें और लिंक हमें भिजवाएं जो इसमें पेस्ट करेंगे, ताकि उसको कॉपी करने के पश्चात हम सीधा ही आपके वीडियो को वहाँ पे एक्सेस कर पाए। और देने का अर्थ और भी है, जैसे आप लोगों ने लिंक बनाया तो यू कैन एडिट वाला ऑप्शन जरूर दीजिएगा। सिर्फ व्यू वाला देंगे और वन कैन एडिट देंगे तो हमारे पास ही सीमित हो जाएगा, हम आगे नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग चलाते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी वीडियो गूगल ड्राइव में शेयर करेंगे, जो लिंक प्रोड्यूस करेंगे, उस लिंक को एनीवन कैन शेयर, एनीवन कैन एडिट वाला ऑप्शन जरूर रखें। वो लिंक बनाए उसके, क्योंकि अगर ओनली व्यू करेंगे हम व्यू ही कर पाएंगे, उसको ना डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, डाउनलोड कर। जो स्टोरीज आई है, मैं एक दो स्टोरीज आपके सामने एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया, किस फॉर्मेट में आपको स्टोरी भेजना है। फॉर्मेट में आने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोरी मैंने ही लिखी है, पंजाब के निजाम लोहार, मैंने टाइटल दिया रॉबिन हुड ऑफ पंजाब। ये उस टाइम में बहुत पॉपुलर थे फ्रीडम फाइटर के तौर पे, और इन्होंने उस टाइम में जो संघर्ष चल रहा था हमारे देश में, ब्रिटिशर्स की इन्होंने शूट भी किया ब्रिटिशर्स को। तो ये पूरा स्टोरी हम लोग लिखते हैं, पहले इमेजेस हम लोग मैनेज करते हैं, स्टेट का नाम डालते हैं, ये पंजाब की स्टोरी है, डेट डाल दिया मैंने पहले ऊपर, 15 दिसंबर को मैंने सबमिट किया था स्टोरी। फिर स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, स्टोरी का टाइटल दे दिया, इमेजेस डाल दिया आपने, फिर कंटेंट लिख दिया। आप जितना अच्छे से कंटेंट को पिरो सकते हैं अपने शब्दों में, उतना अच्छे से आप लिखिए। फिर एंड में सोर्स डाल दिया। मेरे पास सोर्स था, मैंने 2 न्यूज़पेपर का, उसका वैलिड डेट भी बताया मैंने, किस डेट के न्यूज़पेपर में आया था, किस डेट के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। इनके ऊपर फिल्म भी बना है, मैं फिल्म का नाम भी डाल सकता था, वो भी एक प्रॉपर सोर्स है। फीचर फिल्म बना है इनके ऊपर, पाकिस्तानी मूवी भी बना है इनके ऊपर, तो मैं वो भी एक प्रॉपर सोर्स के तौर पे यूज कर सकता था, जो कि मैंने यूज नहीं किया। बाद में बाईलाइन में आपको अपना नाम डालना है, आप नहीं डालेंगे चलेगा, आप मेरे को यहाँ तक भेजेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल, वहां तक चलेगा, मैं बाईलाइन में आपका नाम अपने आप डिसाइड करके डाल दूंगा, वो आपको नहीं करना है। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ जो स्टोरी आती है हमारे, वो लिखना था कि पर्टिकुलर से जो जरूरत नहीं है, वो हम लोग समझ जाते हैं सर। ठीक है, हम लोग जो स्टोरी भेजते हैं, ठीक है। निजाम लोहार कोई इवेंट नहीं हो सकता, निजाम लोहार कोई हिडन ट्रेजर नहीं हो सकता। आप नहीं लिखेंगे पीपल एंड पर्सनैलिटीज है, तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बैठी हुई जो टीम फाइनली अपलोड करती है उनको ये पता है, निजाम लोहार मतलब पीपल एंड पर्सनैलिटीज। पेपर में टाइप करके आपके पास भिजवाया जा सके? नहीं, आपको सिर्फ ईमेल करना है, वो मैं बताना भूल गया, आपको सिर्फ ईमेल करना है। दिक्कतें आएंगी इसमें। बोलिए सर। ठीक है, काम करने वाले तो काम करेंगे ही। जी बोलिए। 2 दिक्कतें आएंगी, एक तो साहित्यिक जो ये हो गया कि इंग्लिश में ही करके भेजना है उसको, जी कई लोगों के सामने समस्याएं हैं। टेक्निकल सबके पास कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल से बहुत ज्यादा काम हो नहीं सकता है, इसमें भी क्या किया जा सकता है? एक मदद हमारी जो कोलैबोरेटिव पार्टनर है उनसे भी गुजारिश होएगी, क्योंकि देखिए देश में यूटी का एक स्ट्रक्चर जो ऐसा है, बहुत सारी स्टोरीज इसमें है। शायद अगर सर सहमत होते हैं, जिन्होंने लिखा है वो तो ठीक है, अगर जो लिख नहीं पा रहे, अगर हिंदी में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। क्या
आपकी संस्था इसमें थोड़ा सा मदद कर सकते हैं कि उस चीज़ को हम कन्वर्ट करके आपके यहाँ से वो सटीक रूप से हाँ इंग्लिश में, या जैसे किसी ने हाथ से लिख के दिया है तो वो टाइप करके यहाँ से चला जाए। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, वो अनुभव है मेरा कि कई बार ये लोगों को दिक्कत होती है कि वो बहुत यूज टू नहीं है डिजिटल मोड पे। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि यूज टू नहीं है इसका मतलब वो स्टोरी नहीं आएगा। हमें स्टोरीज भी चाहिए, उसी फॉर्मेट पे चाहिए। अब वो जितना तो हम अच्छा ये परिवार के नाम से ही ले लेते हैं, ग्रुप में सारे रहेंगे तो मान के चलिए, और किसी ने किसी को सहायता करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो कोई अगर नहीं कर पा रहा तो क्या उनको मदद कर सकता है, ये हमारी पर्सनल सोच है। अगर कोई मदद कर सकते हैं, संस्था भी है, क्योंकि हमारे लेवल पे जाके ये बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि पूरी देश की डेटा आता है हमारे पास, तो हम बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। तो बड़ा मतलब फील होता है कि एक अच्छी चीज़ हमारे हाथ से निकल के जा रहा है लेकिन हम बेवश होते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में भी कितने सारे लोग हैं, वो 5-6 लोग, कोई देश से स्टोरीज आ रही हैं तो उसको कलेक्ट करना, उसको एडिट करना, हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन इतने सारे स्टोरीज आते हैं तो उसको इवैल्यूएट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि लोकल लेवल पे अगर इसको एग्जीक्यूट कर लिया जाए। देखिए जो पॉइंट है ये राजस्थान के वर्कशॉप के दौरान मेरे सामने आया था, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार निर्मल, उन्होंने इसका सॉल्यूशन उन्होंने ही सुझाव दिया था क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं और वहाँ पर ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उस आनंदशाला में ज्यादातर लोग टीचर थे। तो उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग हिंदी में लिखेंगे जरूर लेकिन हम लोग हिंदी में फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम लोग अपने स्टूडेंट की ड्यूटी लगाएंगे किसी की 1-2 बच्चों की, तो भैया आप इसको आप ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन आप लोग भी यूज कर सकते हैं, आप लोग भी प्रोफेसर हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो अपने बच्चों से करवाता है, हिंदी में लिखता है लेकिन अपने बेटे को बेटिया को दे देता है कि बेटा इसको ट्रांसलेट, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा हमसे ज्यादा एडवांस हैं तो वो लोग उसको फटाक से ट्रांसलेट करके दे देते हैं। भाषा में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है लेकिन उतना जब आप हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक स्टोरी लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जरूर हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है उतना इंग्लिश आप भी समझ पाएंगे कि यार इन्होंने कैसा लिखा है, या आपके स्टूडेंट ने ट्रांसलेट कर दिया अगर तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, आपको किसी का मुंह देखना नहीं है। तो ये सोल्यूशन है। उसके बाद भी ये है कि हमारे पास संस्था है, पार्टनर्स है, यहाँ पे भी वो थोड़ी सी एक रिव्यू चल जाएगा इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो हमारे लिए और आसान हो जाता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना। तो हम एक टीम के हिसाब से काम करें, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलेंगे। तो आप पहले अपने प्राइमरी डेटा जो है उसको कलेक्ट करें, भाषा बैरियर नहीं बननी चाहिए, एटलीस्ट आज की डेट में तो नहीं बननी चाहिए, और हम एक दूसरे को सहायता करें। बिल्कुल इसीलिए जुड़े हुए हैं, इसलिए आज ये मंच है, इसमें कोई ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर असाइनमेंट है और हमारे देश की स्टोरीज है, हमें ही करना है, हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहीं कहीं से हिंदी में ही कलेक्शन हो जा रहे हैं अच्छे, हो जाए वो हम स्टेट में भेज दें। बिल्कुल आप लोग कोशिश करें एक, क्योंकि पहला प्रयास आपका खुद का होना चाहिए सर, पहला प्रयास ये होना चाहिए आप अपने बच्चों से मदद लीजिए। अगर आपके बच्चे जरूर स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे, आपके फैमिली मेंबर तो क्या किया जाएगा? बता, पहला प्रयास। सेकंड तो इन्होंने सॉल्यूशन बताया आपको, सेकंड आप ये अतुल सर कुछ ना कुछ का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। जी मेरी तरफ से बात हुई थी, अभी हम लोग क्लियर भी कर लेंगे। मैंने कहा था कि हिंदी बैठे, अगर हिंदी में भी आ रहे तो उसको हम भी कोशिश करेंगे, उसको जो है वो होगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि उसको आप तभी यूज करें जब आप बिल्कुल ही अंतिम विकल्प होना चाहिए वो, जब आप बिल्कुल ही आपकी फैमिली मेंबर कोई नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, बाई चांस या बच्चे नहीं आप समय निकाल पा रहे हैं, आपके भाई बहन नहीं समय निकाल पा रहे हैं आपके लिए, आपके यार दोस्त नहीं निकाल पा रहे हैं, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप उनके ऊपर बर्डन ना बने। वो अंतिम विकल्प जैसा सर ने बोला, वो अंतिम विकल्प हो, पहले विकल्प के तौर पर आप खुद ही ट्राई कीजिए। हम कलाकारों की स्थिति ये है सर, पागल बने हैं ना घर में, और एक और पागल वाला काम ये तो देश के लिए है, घर वाले कहेंगे और महापागल हो गए। सर अगर किसी भी आपके फैमिली मेंबर ने अच्छी स्टोरी तभी आएगी, प्रोफेसर साहब कह के गए अच्छा तभी होगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। जो लालका जी की बात थी कि जैसे कुछ बहुत कलाकार हैं 500 तो मैक्सिमम है सर, आप 150 शब्द आपको पता भी नहीं लगेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। इसमें ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बस कंटेंट पे आपको फोकस करना है। तो हम करवा लेंगे हमारा। बताएं सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए कि बहुत से ऐसे
पर्सनैलिटीज हैं, बड़े गुमनाम हैं। मान लीजिए प्राइमरी ले रहे हैं, आप नहीं लिंक दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, लिंक बोलो ना, हाँ लिंक करके भी तो फोटो खींच के भेज दीजिए ना। उनके साथ आप बात कर रहे हैं, उनके साथ आप, जैसे ये मैंने ये स्टोरी ओपन किया, देखो ये बंगाल का स्टोरी है, वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का स्टोरी है। ये वहाँ की हमारी ट्रेन टीचर है मनीषा टिकादे, उन्होंने भेजा। देखो उन्होंने जहां जहां गई वहां की फोटो लिया उन्होंने, जैसे जैसे गई वैसे वैसे फोटो लिया उन्होंने, फोटो का भंडार लगा दिया उन्होंने। ये देखो ये भी फोटो है। ये सब सोर्सेज हैं, ये प्रूफ है, इसमें कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। वो वहां पर फिजिक्स आप मैक्सिमम इमेजेस भेज सकते हैं। ये देखिए इमेजेस ही चल रही है उनका, लाइव इमेजेस जाके वहां पर शूट करके लाते हैं। कितने 15-16 17 इमेजेस भेजे। फिर बाद में कंटेंट पे आएंगे, पहले वो 4 पेज तो उनके ऐसे ही निकल गए इमेजेस में, फिर उनका कंटेंट आया। रिकॉग्निशन बनता है या जितना सीसीआरटी कर सकती है वो डेफिनेटली करेंगे। आप कह रहे थे एक वैसी स्टोरी, मैं वो स्टोरी आपको दिखाता हूँ। एक स्टोरी आई थी हमारे पास, उनका नाम है पोर्शिया अधिकारी। जैसे जलियांवाला की बात मैं कर रहा था, ये आसाम का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये आसाम में दरांग करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पठारी घाट करके जो आसामीज लोग हैं वो जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर अनसंग चीजें हम लोग ले रहे हैं, अनहर्ड चीजें। तो ये आसाम की स्टोरी है। मैडम आप कौन पूछ रहा था कि ऐसी स्टोरी इवेंट वाली? ये इवेंट वाली स्टोरी है, प्रोसीजर सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। आपको ऊपर स्टेट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, इवेंट का टॉपिक देना है आपको, पठारी घाट। पठारी घाट के आगे वो कुछ और भी लिख सकती थी, नहीं लिखा कोई बात नहीं, इमेज दे दिया। इमेज में कुछ नहीं था तो वहां उन्होंने मैप वहां से लेकर डाल दिया। डिस्क्लेमर हम लोग पहले नहीं डलवाते थे, ये नया डेवलपमेंट है कि हम लोग अभी डिस्क्लेमर भी डलवा रहे हैं, क्योंकि कुछ 1-2 स्टोरी में इशू हुआ था, तो अभी ये हम लोग कर रहे हैं। तो इतना है मेरे लिए सर। और कुछ कहना है? और भी किसी का कोई क्वेरीज है, किसी को कोई डाउट अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। अपने जो भी जो डाटा फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया था आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिजाइन किया हुआ है डाटा फॉर्मेट, ये टेम्पलेट, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आप लोग काम शुरू कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग हैं, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे। किसी का कोई विचार व्यक्तिगत कोई? मेरा नंबर है 9833115026। उदयपुर इलाहाबाद जोन से उदयपुर गए, पहली नुमाइश नीरू रंजना ने भेजा, तो 5 रुपए की आइसक्रीम हम बेचते थे यहाँ थोक में। तो पहला कस्टमर हमारा अंग्रेज था, तो वो उठाया, बोला हाउ मच, तो मैंने कहा ओनली 50 रुपीज। तो जब 50 नोट बिना भाव मूल्य के दिया, तो जैसे डेली कुत्ते को दूध पिलाओ और एक दिन रोटी खिला दो, तो वो नुमाइश का चस्का लग गया। माता जी के जाते बहुत नोट कमाए, इलाहाबाद जोड़ के बहुत नोट कमाए। सर आपसे मुझे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ही टॉपिक पे स्टोरी भेजेंगे। जी भैया, वैसे भी आप अगर आशा पारी की स्टोरी भेजेंगे तो कुछ काम नहीं आएगा। मनोज सर ने बोला, आनंद सर ने बोला कि प्रशिक्षण और कार्यशाला, ये 2 शब्दों से उन्होंने दूरी बना ली है। अभी हमने कार्यशाला प्रिंट करवा रखा है तो कुछ कर नहीं सकते, पर आप कार्यशाला को आनंदशाला करके पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। किसी और को कुछ पूछना है सर? तो साहब हमने आनंदशाला तो बना ही दिया, कम से कम। हाँ आनंदशाला तो है ही, आनंदशाला। वो भाई साहब, एक भाई साहब सो रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपकी बात सुनकर वो उठ गए। तो ये सारी जो डिटेल ये हो गया, फॉर्म्स वगैरह सारे आप लोग पूरे अकाउंट डिटेल्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं, किसी का रह तो नहीं गया? रजिस्टर में जब तक नाम कंप्लीट नहीं होंगे
क्योंकि वो रजिस्टर के नाम देखकर ही हम लोग सर्टिफिकेट पे नाम लिखना शुरू करेंगे। तो जब रजिस्टर कंप्लीट होकर मेरे हाथ में आएगा प्रखर, तभी हम लोग सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। जब नाम सर्टिफिकेट के ऊपर लिखने का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, तभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। तब तक या तो हम लोग बातें करेंगे, या स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ कोई अगर अपना स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई बात शेयर करना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ। हमारे पास एक आपको फ्रीडम से रिलेटेड ही गाना है, जो भी गाना। ठीक है, प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियों के साथ सभी को स्वागत है। मैं जीतेन चौरसिया महोबा बुंदेलखंड से, और हम सभी लोक गायन जो बुंदेलखंड का बीरस प्रधान लोक गायन है, आला गायन को गाते हैं, और ये परंपरागत शैली के माध्यम से चल रहा है, और ये पुरातन काल से लोक मुख में ही जीवित है। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमारे बीच में परम आदरणीय रामरथ पांडे जी बैठे हैं, बहुत वयोवृद्ध कलाकार हैं और आला गायन के बहुत शानदार कलाकार हैं आप, तो जब ये आने वाली पीढ़ी ये इसको जानने का प्रयास करेगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो भी है तो एक कलाकार के माध्यम से दूसरे कलाकार के पास तीसरे कलाकार, ऐसा ये चल रहा है। तो अब आज यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये चल रहा है, तो मैं आप सभी को महिला सशक्तिकरण का अमिट हस्ताक्षर 1857 की क्रांति में जिन्होंने चिंगारी आग लगा दी झांसी की रानी महारानी झांसी के ऊपर आपको चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। सुमर के गणपति लंबोदर को शारदा का करो प्रणाम, चित्त में लाऊं देवी चंद का लेके शिव शंकर को नाम। सुमरन कर लो राम लला को, सुमरन कर लो राम लला को, बजरंगी खा ले मनाए। कामतानाथ सुमर के मन में गुरु के चरणन शीस झुकाए। कामतानाथ सुमर के मन में गुरु के चरणन शीस झुकाए। सन 1828 जन्मी धरा काल का माए। प्राणन प्यारी पिता के अपने मणिकर्ण का नाम कहा है। बड़ी लाडली बाजीराव की, बड़ी लाडली बाजीराव की, नाना ने लियो बहन बनाए। संग संग खेले खेले अनोखे, पल भर बिलग होन ना पाए। मोरो पंत है नाम पिता को, मोरो पंत है नाम पिता को, माता भागीरथी कहा है। बिटियन के एक को गुण नाही, आंखन भगवा रंग दिखाए। अरे आंखन भगवा रंग दिखाए। नाना के संग लड़े अखाड़ा, नाना के संग लड़े अखाड़ा, संग ही खेलन जाए शिकार। कर में धनुष बाण शोभत और कमर लटक रही तलवार। अद्भुत साहस बसे हृदय में, अद्भुत साहस बसे हृदय में, जाको देख काल भय खाए। मानो सिंगनी घूमे वन में, कदम परे से वन थर, अरे कदम परे से वन थर रहा है। अंग्रेजन में जाकी दहशत, अंग्रेजन में जाकी दहशत, ब्रिटिश राज कर रही हिलाए। वाके साहस की गाथाएं, जीवन की रही जोत जलाए। खेलत कूदत बड़ी हो गई, खेलत कूदत बड़ी हो गई, लक्ष्मी बाई। खेलत कूदत बड़ी हो गई, ब्याह भयो झांसी में आए। दुर्गा बन के आई झांसी, लक्ष्मी बाई नाम कहा है। झांसी ने वारिस है पाओ, झांसी ने वारिस है पाओ, आंगन में कलियां खिल जाएं। लक्ष्मी बाई माता बन गई, घर घर बाजन लगे बधाए। खुशी न ज्यादा दिन टिक पाई, खुशी न ज्यादा दिन टिक पाई, दुख की घटा घेर लई आए। प्यारो बेटा आज गुजर गो, दुख को रहो ठिकानो न, अरे दुख को रहो ठिकानो न। बेटा के दुख से जब उबरी राजा मरना सन हो जाए। दुख पे दुख घेरे रानी का, विपत की घटा रही है छाए।
रानी अटल हिमालय जैसी, रानी अटल हिमालय जैसी, जाके कदम डिगन ना पाए, लाखों दुख बिगनाने दे दे, रानी को नहीं सके डिगाए। मौका देके के तब गोरन ने किले पे झंडा दो फहराए, बजी सिरोही किले के भीतर, रानी को नहीं सके हराए। फौज बनाई तब रानी ने, फौज बनाई तब रानी, सब खा दे हथियार सजाए, जाके भिड़ गई अंग्रेजन से, हर हर नारा पर सुना, अरे हर हर नारा पर सुनाए। चमकी सिरोही जब रानी की, चमकी सिरोही जब रानी की, गोरे भगे छोड़ डिडकार, रक्त से लाल भई है धरती, प्यासी रानी की तलवार। थके सिपाही जब रानी के, थके सिपाही जब रानी के, रानी गई ग्वालियर आए, लेके घोड़ा रानी चल दई, पहुंची ना लेके डिग आए। घोड़ा अड़ गो तब रानी को, घोड़ा अड़ गो तब रानी को, गोली लगी कमर में आए, पे मर्दानी हटे न पाछे, जान जाए परेशान न जाए। चोट लगी माथे पे भारी, चोट लगी माथे पे भारी, रानी तब बेसुध हो जाए, अंतिम सांस लई मंदिर में, बोल के जय जय भारत माए। करें छावर प्राण देश पे, करें छावर प्राण देश पे, अपने सुकृत गई समार, भारत माता गर्वित हो गई, बेटी गोदी लई बिठार। गौ विफल बलिदान नवा को, गौ विफल बलिदान नवा को, आखिर बची देश की शान, जय 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 भारत की बेटी, हृदय से करत है पवन प्रणाम, अरे हृदय से करत है पवन प्रणाम, हृदय से करत है पवन प्रणाम। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आपको, बहुत आभार। इसमें ये क्षण गर्व का क्षण है। हमारे बीच CCRT के निदेशक महोदय श्री ऋषि वशिष्ठ जी आ गए हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कृपया कर्तव्य दर्शन का स्वागत करें और अतुल द्विवेदी से निवेदन है कृपया उनका के देकर स्वागत करने की कृपा करें। बनाइए मुझे, ये मेहमान नवाजी का शहर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुबह 10 बजे से ही इसका पूरी प्रोसेस हमने किया। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन किया, उसके पश्चात हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी उपस्थित रहे, विशेष सचिव आनंद जी भी उपस्थित रहे। उसके पश्चात हम लोगों का DDR का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके पश्चात लंच ब्रेक के बाद हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल सेशन भी किया, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे से रूबरू किया कि किस प्रकार पीपल एंड पर्सनालिटीज के बारे में हो, चाहे इवेंट्स के बारे में हो, चाहे हिडन ट्रेजर्स के बारे में हो, चाहे हेरिटेज के बारे में हो, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो या मैन मेड हेरिटेज के बारे में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और इसमें सर मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगा, हमारे कुछ यहाँ पे विद्वान उपस्थित है जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय दें यहाँ पे। हाँ, मैं डॉक्टर करुणा पांडे हूँ और मेरे पिताजी पीलीभीत में डॉक्टर कृष्णदत्त जोशी या KD जोशी थे, वो फ्रीडम फाइटर है। और सबसे बड़ी उनकी ये थी कि जब उनको पेंशन के लिए कहा गया तो मेरे पापा जी ने कहा कि मैं पेंशन नहीं लूँगा क्योंकि मैंने व्यापार नहीं किया है, भारत माँ की सेवा की। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मैं ऐसे पिताजी कहानी तो आपके घर से ही शुरू हो जानी चाहिए। वो कहावत भी है ना कि सबसे पहले आप समाज में कुछ भी सेवा करना चाहें, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत, फिर अपने मोहल्ले, फिर गांव, फिर शहर, फिर भारत, अपने राज्य में आते हैं। तो आप तो ये कहानी जल्दी से भेज दें। इसके पश्चात हमारे प्रोफेसर साहब हैं। सर, मैं डॉक्टर सत्यभूषण सिंह, किसान PG कॉलेज बहराइच में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठाकुर सत्यनारायण सिंह, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि सूची में मेरा नाम आवे कि ना आवे। आज़ादी के बाद भी 1952 का संसदीय चुनाव लड़े, चुनाव चिन्ह दीपक था, जनसंघ का चुनाव चिन्ह। उसके बाद हिंदी रक्षा आंदोलन में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था, उसी का परिणाम में हरियाणा राज्य बना और जीवन भर संघर्ष करते रहे। 1963 में उनका स्वर्गवास हुआ।
फ्रीडम फाइटर्स की सूची में, सरकारी सूची में नाम तो नहीं है, ये जिला और देश और प्रदेश को जानता है। देखिए मैं आपको बस यही, चलिए आप करिए फिर मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। ये DDR जो प्रोजेक्ट हमारे इतिहास में हम लोगों से उनको दूर किया जाए और अब जो उनका उचित स्थान है, सम्मानित स्थान है, उनको दिलाया जाए। और भी एक मैडम है हमारे साथ, ओके, किसी कारणवश वो लेफ्ट कर रहे हैं सर, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है सर। इसमें जितने भी विद्वान है, हर एक जो विद्वान है कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, या तो रिसर्च स्कॉलर्स है, हमारे राइटर्स है, बहुत सारे विद्वान हमारे पास उपस्थित है। तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि ये जो लखनऊ का टीम है, हमें लगता है हम आपको आश्वासन भी दे सकते हैं। और हमारे साथ क्योंकि अतुल सर भी है, लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टेट डिपार्टमेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग हम आश्वासन देते हैं कि सर एक बड़े से बड़े जितने भी हम स्टोरीज कलेक्ट कर सकते हैं वो हम CCRT के थ्रू और ये संस्था के थ्रू पूरी मिनिस्ट्री को हम सबमिट करवाएं और उनकी जो पूरी डिटेल है और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साइट में उपलब्ध हो, ये हमारे लिए गौरव का विषय रहेगा। तो सर ये पूरी दिनचर्या रही सर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है और इसी प्रकार से आपकी ब्लेसिंग्स हमें और गाइडेंस और सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, हमेशा रहा भी है और आगे भी जरूरत है। तो 2 शब्द के लिए सर प्लीज। क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ, मुझे लगा 3 बजे फ्लाइट पहुंची एयरपोर्ट, तो 3:30 तक मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा, लेकिन कुछ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से 4 बज ही गए। ये मेरी 4-5वीं विजिट है लखनऊ में, लेकिन पिछली बार जब आया था तब के लखनऊ और अब के लखनऊ में ट्रैफिक में काफ़ी बदलाव आ गया। सो ये खैर खुशी की बात है जो अभी दिवाकर जी ने हमें बताया। हमारे पास अतुल जी हैं, तो सर्वप्रथम तो इनका धन्यवाद, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये अतुलनीय कार्य होगा जो हम लखनऊ से ये कहानियाँ एकत्रित करेंगे। कितनी कहानियाँ अभी उत्तर प्रदेश से हमें मिली हैं देव जी, अंदाजन बताइए? 10 के आसपास। देखिए इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी, आप लखनऊ में हैं, जरा मुस्कुराइए आप लखनऊ में और गौर फरमाइए कि इतना ही बड़ा शहर होने के बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश से केवल 10 कहानियां। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। देखिए मैं सिर्फ काम की बात बताऊंगा, आप वैसे भी लेट हो चुके हैं, 4 बजे सत्र का समापन हो जाना चाहिए था, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। आपको सारे दिन इस कार्य के महत्व को अच्छे से बता दिया गया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, ये जैसा मैंने अभी बताया, न केवल उनको जो अभी तक इतिहास में अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, उनको उचित सम्मानित स्थान दिलाने का प्रयास है, बल्कि ये एक हमारी राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेवारी भी है। ये कोई ऐसा सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल कुछ 2024 के इलेक्शन या वोट बटोरने के माध्यम से आरंभ किया, बिल्कुल नहीं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें उनको लगता है कि जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के, अभी हमने पिछली 16 तारीख को विजय दिवस मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल में हम हैं, तो जो ये सब हमें मिला है, ये जिनकी वजह से मिला है, उनको अगर हम उनका इतिहास में उचित स्थान नहीं दिला पाए तो न केवल उनके साथ नाइंसाफी होगी, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी धिक्कार की बात होगी कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए, हम उनको भूल गए जिन्होंने हमें ये स्वर्णिम युग देखने को दिया। तो बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, ये तो बात हुई आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, लेकिन खास तौर पर इस प्रोजेक्ट में एक और खासियत है, वो ये है कि आपको एक सामाजिक रिकॉग्निशन, आपको भी, आपके योगदान को भी, आपके कंट्रीब्यूशन, उनका तो योगदान है ही है जिनकी कहानियां हम एकत्रित करेंगे, लेकिन विश्व स्तर की वेबसाइट है, आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी तो अब जाकर देखिए, www.amritmahotsav.nic.in। उस वेबसाइट पर आपका नाम आए
और वो भी राष्ट्र के एक अग्रणी संस्थान के साथ, जिसमें CCRT और हमारा जो हमारी सोसाइटी है आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, दोनों के सम्मिलित नाम के साथ आपका नाम आए, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और हमारे यहाँ तो मेरे एंसेस्टर्स हरियाणा से बिलोंग करते थे, कुछ ऐसी कहावतें हैं, हाँ हींग लगे ना फिटकरी, रंग बिहाए चोखा, आम के आम, आप आम दशहरी का शहर है तो आम के आम गुठलियों के दाम। आप अच्छी कहानियां एकत्रित करेंगे तो न केवल आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में वहां अंकित होगा, बल्कि एक छोटा सा प्रयास आपको मानदेय देने का भी है, एक टोकन ऑनरेरियम भी है 2000 रुपए का, जब आपकी कहानी वहां तक पहुंच जाएगी, अपलोड हो जाएगी। कुछ चयनित कहानियों पर हम हमारी बुकलेट्स भी पब्लिश करेंगे। बचपन में आप सभी ने देखी होगी अमर चित्र कथा। भारत सरकार ने अभी तक कुछ कहानियां एकत्रित की और उनको अमर चित्र कथा के रूप में बनाकर वहां वेबसाइट पर डाल दिया है। लेकिन हमने कहा भाई CCRT तो कुछ अलग, अब हमें काम सौंपा है तो कुछ अलग यूनिक काम होगा, और उसी काम के चलते हमने ये निर्णय लिया कि हम अमर चित्र कथा की तरह से नहीं, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, और वो भी स्टोरी टेलिंग की आर्ट फॉर्म्स, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत फेमस नाम ले रहा हूं, मधुबनी का, बिहार से है। अब मधुबनी तो सबको पता ही है, लेकिन भागलपुर में मंजूषा एक आर्ट फॉर्म है, उसमें भी पूरी कहानी को चित्र के रूप से दर्शाया जाता है। सो हम उसका भी प्रयोग करेंगे। महाराष्ट्र की तरफ जाएं, सबसे ज्यादा कहानी अभी तक हमें महाराष्ट्र से मिली है। हाँ, वो तो 1 सेंचुरी पार कर चुके हैं, 101 से भी ज्यादा कहानियां हमें महाराष्ट्र से मिली हैं। हाँ, 125 हो गई हैं। तो वहाँ की जो वर्ली पेंटिंग है, कुछ कहानियां हमारा उदयपुर में रीजनल सेंटर है, वहाँ से भी आ रही हैं, तो वहाँ हम हमारी जो पड़ पेंटिंग है राजस्थान की, उसका भी उपयोग करेंगे। हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी हमारा रीजनल सेंटर है। आज अभी वहाँ एक विशाखापट्टनम में वर्कशॉप होने वाली है। एक हमारी सीनियर फेलो हैं जिन्होंने 35 कहानियां भेज दी, सरला शेट्टी जी, तो वहाँ हम कलमकारी का प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रदेश की जो कला है और जो लुप्त होती जा रही है या यंग जनरेशन को पता नहीं है, उस कला रूपों को प्रयोग करते हुए हम इनकी स्टोरी बुक डेवलप करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी कहानी है, तो जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई नाम नहीं है सूची में तो कोई बात नहीं, काम हम जरूर करेंगे क्योंकि काम बोलता है। तो ऐसे कुछ महानुभावों पर हमारी टीम, हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है, सोसाइटी के साथ मिलकर हम डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। और एक नई शुरुआत तो हमने अभी विजय दिवस पर कर ही दी है, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है, एक लाइव टॉक शो हमने आरंभ किया, और उसमें हम जो हमारे लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं कहानी को एकत्रित करने के नंबर के हिसाब से, उनको हम 1 by 1 बुला रहे हैं। तो पहला स्थान मिला डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव महास्के, जो CCRT के ट्रेंड टीचर हैं, जो अच्छा काम करते हैं ट्रेंड टीचर, उनको हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन बनाते हैं। वो बुल्डाना महाराष्ट्र से आते हैं। 11, 12, 13 अक्टूबर को कार्यशाला हुई दिल्ली में, और उन्हें पता नहीं क्या मूल मंत्र मिला, क्योंकि वो हैं तो साइंस के अध्यापक, बॉटनी में PhD हैं, लेकिन घर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक कहानी प्रतिदिन की एवरेज से कितनी हो गई आज तक उनकी? 55 हो गई डेली, और बहुत ऑथेंटिक, ऐसा भी नहीं कि कहीं से उठा के कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। हमने, देखिए हमारा भी एक पूरा प्रोसीजर है, आप कहानी भेजेंगे तो पहले हम उसकी डुप्लीकेसी चेक करेंगे। ऑलरेडी वेबसाइट पर 3,500-4 हजार कहानियां अपलोडेड हैं, वहां वो कहानी पहले से नहीं होनी चाहिए। फिर हम उसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे, क्या वाकई उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसे थोड़ा सा होता है ना बढ़ा चढ़ा कर लिखना। अब हमारे यहाँ भी चाहे तुलसी जी हों चाहे व्यास जी हों, थोड़ा सा तो कहानियों में एक्सेजरेशन हो ही जाता है ना, तो वो भी चेक किया जाता है। वेटिंग होती है, एडिटिंग होती है। उसके बाद भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय भी एडिट करता है, और फिर वो कहानी फाइनली इतने सारे मुझे कहना चाहिए उनसे जैसे वो हीरे को जैसे बनाया जाता है, तब के भट्टी में गल के, और वो एक नया रूप लेके फिर वो वहाँ वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तो ये इतना साहस का कार्य उन्होंने किया कि 55 उनकी स्टोरी हुई, तो हमने इनवाइट किया उनको,
और उनके साथ हम हमारी इस 1 घंटे के लगभग का ये टॉक शो है, जिसमें एक सेगमेंट है कि हम जो कहानी जिनकी उन्होंने एकत्रित की, उनकी अभी तक 2 कहानी अपलोड भी हुई हैं, तो उनके फैमिली के जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली की जो जनरेशन अब हैं, उनको बुलाया गया और उनके साथ वार्तालाप किया गया। उनमें से तो एक तो ऐसे हैं जो आपके लखनऊ शहर में आके बस गए हैं तो वहीं नागपुर के, महाराष्ट्र के, क्या रामकृष्ण त्रिपाठी जी, रामकृष्ण खत्री जी, उनके ग्रैंडसन हैं उदय खत्री जी। और आपको मैं बताऊं, रामकृष्ण खत्री जी ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला, ये देखिए कितना फेमस सॉन्ग है, बॉलीवुड में भी कितनी बार यूज हुआ है, अमर है जो ये सॉन्ग, उसको लिखा 14 लोग थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, जिन्होंने ये, और उनका विशेष योगदान रहा। अपने अंत समय में वो लखनऊ में आके बसे, उनका देहावसान हो गया, लेकिन उनके जो पोते हैं, उनके ग्रैंडसन, वो जुड़े हमसे सीधे इस कार्यक्रम में लाइव। ठीक इसी तरह से एक रबानी साहब हैं, वो वहीं बुल्डाना महाराष्ट्र से थे, पहले ब्रिटिश आर्मी में रहे, लेकिन फिर आज़ाद हिंद फौज में पठान रेजिमेंट के हेड बने और सुभाष चंद्र जी के आह्वान पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की। तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। लखनऊ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी ऐसा ही कुछ मिला जुला, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा वाली कहानी है। तो मैं एक आम आदमी की तरह से बताऊंगा कि मेरे दिमाग में लखनऊ की क्या इमेज आती है। देखिए, आपके शहर लखनऊ की बात करें तो ठीक है, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर लखनपुर, लखनऊ। फिर आते आते बीच में एक दौर आया नवाबी दौर, तो वाजिद अली शाह साहब। ये इमेज कहाँ से बनती हैं? ये बॉलीवुड की फिल्में देखकर बनती हैं, या तो शतरंज के खिलाड़ी देखें तो वाजिद अली शाह साहब शतरंज खेलते रहे, फिर ब्रिटिश आर्मी आ गई, सब भाग गए। पूछा, अरे भाई आप क्यों नहीं भागे, आपको नहीं पता आपको गिरफ्तार करने आ रहे? कह रहे कोई वर्कर ही नहीं रहा जो हमारे स्लीपर ला के दे, अब काम करने वाला नहीं है तो हम खुद स्लीपर थोड़े ही पहनने जाएंगे। तो ये शहर की एक जो कहानियां हैं, नजाकत की, नफासत की और इस तरह की तहजीब की भी कहानियां हैं। हाँ, हमारे ही नाम राशि ऋषि कपूर जी हुए, जिन्होंने सबको बताया पहले आप करते हुए नवाब की ट्रेन ही निकल गई। लेकिन ये परियोजना है जिसमें जो एक ऐसा, मैं कहूँगा, एक और भी इतिहास है लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ। अभी पिछले दिनों लखनऊ में हेरिटेज वॉक की शुरुआत हुई, एंड हेरिटेज वॉक भी कैसी, जो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित थी। जो हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ सन 1857 का। भी मेरे मित्र बहुत अच्छी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे, तो उस की जो एक यहाँ चिंगारी फूटी लखनऊ में, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि 2, 3, 4 ऐसे जो क्षेत्र थे जहाँ से लीड किया, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, चाहे तात्या टोपे हुए, हाँ, चाहे हमारे मंगल पांडे जी ने वहाँ से शुरुआत की, बहादुर शाह जफर थे। कहीं ना कहीं लखनऊ का इतिहास 1857 में जो एक विशेष योगदान उस स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का भी रहा, वो लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। और उसके बाद भी हमेशा लखनऊ एक ऐसा शहर रहा जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंसी बहुत पहले आ गई थी, आपको मालूम है यहाँ पर, और उन्होंने कुछ इस तरह से इस शहर को कुचला, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि न केवल जो उन्होंने यहाँ मारकाट मचाई, वो तो एक अलग बात थी, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप इस शहर को तबाह कीजिए, जो कि एक विरासत का शहर था, एक हेरिटेज का शहर था। आर्किटेक्चर चाहे वो नवाबी दौर का था, चाहे उससे पहले के दौर का था, उसके लिए लखनऊ ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा करो कि जो आगे कोई सिर ना उठा पाए, कोई फिर से विद्रोह ना कर पाए, कोई स्वतंत्रता के बारे में सोच भी ना पाए। तो ये कहानियां आपने निकाल कर लानी। और ये जिस तरह से मुझे अतुल जी बताते रहते हैं, यहाँ बहुत ही बुद्धिमान वर्ग बैठा है, यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के लोग भी हैं, और कलाकार भी हैं, और मैं तो कहूँगा गीतकार भी हैं। अभी मैंने सुनी बहुत अच्छी कविता। तो एक ऐसा मुझे लगता है कार्य यहाँ होने वाला है, अनूठा कार्य, आप सब कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ CCRT के बिहाफ पर, संस्कृति मंत्रालय के बिहाफ पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। न केवल सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरा रिकॉग्निशन मिलेगा, चाहे वो सोशल इंसेंटिव हो,
चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, चाहे जब आप उन अनसंग हीरोज को सामने लाएंगे, तो जैसे मैंने शिवाजी गोविंदराव महास्के जी का नाम लिया, वो भी एक तरह के अनसंग हीरो हैं जिन्होंने 55 कहानियां इकट्ठी करके CCRT को भिजवाई। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे कि आपके योगदान को न केवल लखनऊ शहर, न केवल उत्तर प्रदेश राज्य, पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष, और मैं तो कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा, हम बात तो कर रहे हैं स्वतंत्रता की, लेकिन हम कह रहे हैं भैया इंग्लिश में ही कहानी भेजो, 150 शब्द की कहानी इंग्लिश में ही आनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये वेबसाइट अभी जो डेवलप की जा रही है वो ग्लोबल स्तर पर की जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता का जो स्वर्णिम युग है, जिसको लोग नहीं जान पाए, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। फिर जो आगे परियोजना है उसके अनुसार न केवल हिंदी में बल्कि सभी हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, सभी रीजनल लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देना है, सभी को साथ लेके चलना है। सब हिंदी की बहनें हैं, तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन होगा और अन्य भाषाओं में। अभी शुरुआत इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि एक टारगेट है 15 अगस्त 2023 तक ये करीब 10,000 कहानियां, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको लोकार्पित करना चाहते हैं पूरे विश्व को, न केवल भारत को। और हमारा तो टारगेट उससे भी पहले का है, मार्च का है। तो मैं तो यही कहूँगा, शुभम शीघ्रम, जैसा मैंने आपसे कहा, आपकी कहानी तो कल ही, क्योंकि वो तो कहानी क्या, आपने जिया है उसको, आपने देखा है पिताश्री के साथ, उनके छाया में आप पले बड़े हुए। तो ये कहानी तो आप आज रात को ही लिखिए और कल तक हम यहाँ हैं, हमें कल ही दे दीजिए। एक कहानी तो आप ही से श्री गणेश होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको वेट कराने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। एक शुरुआत हमारे हाथ से। देखिए, मैं तो यहाँ 22 तक हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे यही शहर बहुत बार। एक आपके हाथ से हुआ है मेरा, नहीं सभी का होगा, आप लोग तैयार है। मैं धन्यवाद ज्ञापन की इस परंपरा को सिर्फ औपचारिकता नहीं मानता हूँ, ये हृदय से है जो है। और जैसा कि सर ने कहा कि लखनऊ से भी सिर्फ 10 कहानियाँ गई। तो लखनऊ के बारे में सर बता रहे थे, तो ऐसे ना हम पहले आप रह जाए। लखनऊ की परंपरा ये भी रही है जो है, तो उस परंपरा को भी तोड़ना पड़ेगा हमें जो है। और जो हमारे सामने लक्ष्य है जो है, उन लक्ष्यों को लेके हम आगे बढ़ेंगे जो है। CCRT के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, काफ़ी दिनों तक हम 20 साल काम किया है, अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरीके से किया है। और अभी जैसे सर कह रहे थे जो है कि हम उस क्षेत्र की चित्रकला को भी जो है इसमें शामिल करना चाहते हैं। सौभाग्य से हमारे बीच 2 लोग ऐसे हैं, एक दीपा सिंह रघुवंशी हैं, अगर यहाँ पे हो तो खड़ी हो जाए, जिन्होंने अवध की चित्रकला पे बहुत बड़ा काम किया है, थारू और अवध कोई काम दीजिए जो चित्र में यहाँ अच्छी कहानियाँ होंगी, यही वही सपोर्ट इसीलिए इनको बुलाया गया, ये करेंगे इसका। और इन्होंने उनकी 2 किताबें वाणी से आई। वाणी प्रकाशन जो है, जो वाणी प्रकाशन से 2 प्रयोग है, और उसमें हमारी जनजाति और लोक कला का जो है सहयोग रहा है जो है। एक बार आप इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और इसके साथ ही डॉक्टर दुर्जन सिंह हमारे बीच में, मैंने इनको विशेष रूप से लाया, बुलंदशहर से आए हुए हैं। आपकी भी चित्रकार ही है और चित्रकला में काफी काम है जो है। और पश्चिम की जो लोक चित्रकला है उस पर आपकी विशेषज्ञता है जो है। तो उनकी मैं इसलिए, जैसे कि हमारे लालता जी ने है जो है यहाँ पे हमारे बीच में है, बड़ी रोचक कहानी उन्होंने सुनाई जो है, भले आशा पारी की कहानी रही हो जो है। इसमें ऐसा कोई मापदंड नहीं है। आप क्या वो लखनऊ को नई पहचान तो उन्होंने दिलाई ना, क्या देखा कि कौन सी फिल्म थी, उमराव जहां। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पे जिन्होंने भी अच्छा कुछ भी कंट्रीब्यूट किया उनको भी आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा पारिक जी को तो अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरह से हमारे बहुत से, अभी सुधीर जी हैं जो रंगकर्मी है, रंग उस पर काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी है जो ये महोबा की जो शैली है जो पूरे उत्तर भारत में गाई जाती है, आल्हा जो है, ये आल्हा के है कलाकार है जो है। हमारे पास तमाम तरह के, और हम लोगों ने, मैंने जब सुबह पहले चित्र में कहा था
कि हमारे पास परफॉर्मर्स हैं और इस बार एकेडमी भी साथ जुड़ गई है, तो उसका जो आउटपुट है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निकल जाएगा। डॉक्टर ज्ञानेश जिनको मैंने डॉक्टर बनते हुए देखा है, ये आपके स्कॉलरशिप होल्डर भी रहे हैं, आज जो है बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो ऐसे तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि इनका काम क्या है, किस तरह से किए। और लखनऊ में क्योंकि कार्यालय हमारा जो है जवाहर भवन नवम तल पे है, आप सबका स्वागत है। आप वहाँ पे आइए और मिलिए। जो है डॉक्टर नईम जो है झांसी से आए हुए हैं, जो है कल झांसी यूनिवर्सिटी के साथ भी हम लोग MU करने जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कल हम जो है समझौता या सहमति पत्र करने जा रहे हैं, उसमें 4 संस्थाएं हैं। उसमें रिहंद जो है NTPC भी है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि आपके पास फंड की कमी होगी, हमारे पास फंड है, हमारे पास कलाकारों की कमी है। तो हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग, कला और संस्कृति किसी एक का विषय नहीं है। जो हमारा खान पान, कपड़ा, उठना बैठना, लोकगीत, और ये परंपरा इसीलिए बची रह गई थी कि हमने इसको सामूहिकता के साथ जिया था। और कलाओं के बारे में मेरा सिर्फ एक लाइन का आग्रह रहता है कि एक गाना जो है पूरे हिंदुस्तान में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बजता है, और गाना है कि डीजे वाले बाबू कोई गाना बजा। हमारी परंपरा यहाँ से खतरे में आती है। पहले हम दादी से कहते थे गाना सुना दो, कहानी सुना दो। हम नानी से कहते थे कहानी सुना दो, बड़ी अम्मा से कहते थे, बुआ के पास जाते थे, मौसी के पास जाते थे। आज हम डीजे वाले बाबू के पास जाते थे। तो दादी की कहानियां खत्म हो गई, वो नानी के किस्से चले गए। वो कोहबर की सारी जो परंपरा थी, पूरी पेंटिंग जो थी, जो है हमने कैसे हजारों साल तक बचा के रखा, इस कार्यशाला के माध्यम से हमें वो भी सीखने को मिलेगा। आज हम 70 साल बाद उन नायकों को ढूंढ रहे हैं, कभी 1000 साल बाद हम अपनी दादियों को ढूंढेंगे, उनकी कहानियों को ढूंढेंगे कि कैसे गाती थी। कहीं नहीं गई थी वो, जो है कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। मेरा हमेशा ये आग्रह रहता है कि जब परंपराओं को बचाने की बात करती है तो हमें इन सारी संस्कृतियों को बचाना होगा। उनको बचाने का जो आग्रह रहेगा डॉक्टर ऋषि वशिष्ठ का, उनकी दिवाकर जी का, कन्हैया जी का, नंदलाल जी का, सबका मैं आग्रह हूँ। और मेरी पूरी टीम, मेरा बहुत छोटी टीम है लखनऊ में है, उस टीम का जिन्होंने लगातार कोशिश की, हम लोग लगातार जो है जाते रहे क्षेत्रों में, जो है मैं सबका आभार हूँ। बहुतों का नाम नहीं जानता हूँ। डॉक्टर मुकेश लगातार मेरे साथ जुड़े रहे और इनके साथ मिलकर के हम लोगों ने काम किया है। मौसम बहुत प्रतिकूल था सुबह से, जो है उस प्रतिकूल मौसम में भी आपने जिस धैर्य के साथ हम लोगों को सुना। और मेरा आग्रह है कि आप कार्यालय आए, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके समस्याएं हैं, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा इस लक्ष्य को पार करके आगे एक नया लक्ष्य बनाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय भारती। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी, अब आपकी टीम छोटी नहीं रही, अब बड़ी होगी। ये देखिए ना, ये सब हमारी टीम के सदस्य हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ 1979 में CCRT की स्थापना हुई। 42 सालों में हमने 2,20,000 से अधिक टीचर ट्रेन किए हैं और हमारे 10,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप होल्डर हैं। चाहे वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो सेवानिवृत्त हो जाए, हम उनको रिटायर करते हैं। हमारी जो वर्कशॉप अक्टूबर में हुई उसमें 20 ऐसे जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, ऐसे अध्यापक जो एक बार CCRT और सोसाइटी से जुड़ा, वो कभी अलग नहीं हो सकता। काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आज इस बाय वर्च्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन जो हमारे फॉर्म में नाम आ गया, अब सदस्य तो आप हो। अब आप जिम्मेवार सदस्य होना चाहते हैं या जैसे ज्वाइंट फैमिली में होता है ना, 2 कमाते हैं 8 खाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 2 कमाने वालों में बनना चाहते हैं या 8 खाने वालों में, वो आप डिसाइड करें। बाकी आप परिवार के सदस्य हो गए हैं और बड़ा फलता फूलता परिवार है। जैसा अतुल जी ने अभी बताया, MOU हम साइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इस लक्ष्य से बनाना है, इस प्रोजेक्ट से बनाना है। जरा सामने देखिए, सब लोग सामने। अभी थोड़ा वेट करिए भाई साहब, प्लीज हट जाइए, बाद में खिंचवा लीजिए।
जी सेकंड राउंड में होल्ड करना। यस सामने देखिएगा सर। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है खींचो भैया। तो आप आगे आएंगे तो हम कहाँ खींच पाएंगे। आपकी लंबाई कम है। अब क्या हुआ? खींचो भाई साहब बैठ जाइए। यस सामने देखिएगा। कहाँ सर सामने कहाँ देख रहे हैं? एक मिनट वेट। यस क्लेम कर देना। हम लोग आ रहे हैं, बड़े हो गए।